अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 77 आज ग्रीन हो गया जी, भूल गया मैं, हैं जी, येलो होता है भाई कह रहे हैं, वैसे स्टार्ट कर दिया जी हमने ये। अच्छा जी, मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था मार्वलस लिमिटेड। इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तो 3 सवाल जो हमने किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन बैंक 1 वंडर लिमिटेड और मार्वलस लिमिटेड क्वेश्चन बैंक केड़ा है 5 है 5 यस। तो इन तीनों के अंदर हमने बेसिकली बुनियाद को ही मजबूत किया था। अब आप अगले सवालों के अंदर ये नोट करेंगे कि एडजस्टमेंट तो बदलेंगी लेकिन बुनियाद जो थी वो वही है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेन इक्विटी नोट वगैरह जो बनाना होता है वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, उम्मीद तो है मैं आज चेन इक्विटी का सवाल कोई करवाऊंगा जिसमें आई सेट मिक्स हो, उम्मीद है। आई के अपने वैसे वही वाले पिछली 2 अटैम्प्ट्स में पूछे हैं, ठीक है, उसी को ही पूछता है वो तो लेकिन हम पूरा तैयार कर रहे हैं ताकि हम कुछ भी पूछे तो हम उस हिसाब से चल सकें, ठीक है ना। तो स्लोली चल रहे हैं, बदहज़मी नहीं कर रहे हैं। अब आप आइए सेट में थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हुए हैं, ठीक है। आज हम आसिफ इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, होपफुली आधे घंटे में हो जाएगा। उसके बाद इसमें आज नोट नहीं मांगा हुआ, अब जो मांगा हुआ है तो बनाएंगे, नहीं मांगा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इस हिसाब से चलना है हमने, ओके। उसके बाद मेरा इरादा है कि काशिफ इंजीनियरिंग और ये सुप्रीम सीमेंट बेसिकली मैंने थोड़ा नाम बदल दिया था और इसमें मैंने ये एडजस्टमेंट उड़ा दी थी जिस वजह से ये स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी का सवाल बन गया था और ये आपके टेस्ट में आ गया था। बोनस तो लिखा हुआ था ना, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है ना, कैश डिविडेंड बोनस डिविडेंड की एंट्री लाइन लिखी हुई थी ना, वहाँ से देख लेना था। अच्छा चलो देख लेता हूँ फिर मैं माजरत चाहता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो, लेकिन ये सवाल मेरा दिल है कि आज कर लें ताकि टेस्ट भी डिस्कस हो जाए और आगे मतलब टेस्ट में क्या, और एडजस्टमेंट तो वैसी होनी, आई सेट नहीं होना था, ठीक है। तो देख लेंगे अगर उसको अलग देखना भी पड़ा तो। बहरहाल ये मेरा प्लान है। तो सबसे पहले आते हैं आसिफ इंजीनियरिंग पर। सवाल की रिक्वायरमेंट है, इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS prepare revised extracts including comparative of following: statement of financial position, statement of comprehensive income और statement of changes in equity। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह बनाएंगे। अभी सिर्फ चेंज इन इक्विटी वाला सवाल नहीं आ रहा, इंशाल्लाह अगर ये सवाल हो जाता है टाइम टाइम तो उसके बाद फिर हम उम्मीद है इस सवाल पे जाएंगे। वो सवाल यही था मेरे ख्याल में, ये जो 7 मैंने कहा है कि ये आपको होमवर्क में दिया। अच्छा इसमें भी सारा कुछ है, चले कोई बात नहीं, अच्छा है जितनी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें तो नोट भी उसने मांग लिया है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, चेंज इन इक्विटी बनानी है। अगर तीनों आ जाए तो हमारी तरतीब क्या है, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद चेंज इन इक्विटी बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है जी। अच्छा अब मुसीबत क्या है, कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आसिफ इंजीनियरिंग फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। 31 दिसंबर तो मैं लिखूंगा लाजमी, पता नहीं आप लोग लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, मैं तो लाजमी लिखता हूँ। 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 13। और अगर ये 15 ड्राफ्ट है तो ये पिछले फिर क्या हैं, ये ऑडिटेड है, ठीक है ना। होने भी चाहिए, वो लिखे या ना लिखे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके डन, ऑडिटेड। अच्छा अब मतलब इसका ये होता है, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ये अभी हमारे हाथ में है, ये अभी हमारे हाथों से निकला नहीं। हाथों से कब निकलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब ऑडिटर उसको फाइनल करते हैं तो डायरेक्टर्स उसको साइन करके ऑथोराइज कर देते हैं फॉर इशुएंस, और फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाके प्रिंट होते हैं और फिर वो नोटिस के साथ लग के यूजर्स के पास ही पहुंच जाते हैं और वेबसाइट पे अपलोड होकर जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब सबने देख लिए तो हमारे हाथों से तो गए ना। तो ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ये अभी हमारे हाथ में, ठीक है। पीपीई गिवन है आज माशाल्लाह से, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ये सवाल, चलें थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं यार, ये आज भी नहीं चल रहा यार। मैं ना उदास हो गया हूँ हाइब्रिड वालों के लिए, आज तो मुझे भी टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। मुझे उनकी शक्लें नज़र नहीं आती, मुझे तो उदासी हो जाती है उनके लिए।
इसको सही करा देना यार, दूसरा दिन है, मुझे तो शक्लें ही भूल गई हैं हाइब्रिड में। वो जो पीछे भाई बैठे होते हैं जो दाढ़ी वाले, इस तरफ आ गए थे कल, आज भी इसी तरफ बैठे हैं, इधर से दूर से नज़र आ रहे हैं, सिर्फ यूं बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे शक्ल सही से नज़र नहीं आ रही उनकी। तो वो जब बातें करेंगे आपस में तो कैसे पढ़े जाएंगे। पीपी है और स्टोर्स एंड स्पेयर्स है आज, और रिटेन्ड अर्निंग्स है 31 दिसंबर। 15 में हम खड़े हैं, 15, 14 और 13। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, ये गिवन है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट इनिक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये, ना हो तो हमें निकालना पड़ता है इसको, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा। और फिर क्या गिवन है जी, नेट प्रॉफिट। तो उन्होंने अब इनकम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट अलग अलग नहीं की, बस एक्सट्रैक्ट्स में उन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दी। ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं 3, और ये हमारे पास पीएनएल का एक ही आइटम है, नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया जी। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एईएल हैज रिकॉर्डेड, हैज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्डेड, हैज रिकॉर्डेड, मैं आसान वाला बोलता हूं, कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स एज एक्सपेंस। ये कुछ याद है आपको, ऐसी कोई चीज हमने देखी थी, स्टेशनरी एक्सपेंस याद है? मैंने कहा था जी ओपनिंग लेट से 10 की पड़ी है, हमने मजीद परचेजेस कर ली क्रेडिट पर या कैश पर 50 रुपए की, 50 रुपए की, और क्लोजिंग में हमने जाकर देखा तो अभी भी 15 रुपए का स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा था अनयूज। तो हमने कहा इसका मतलब एक्सपेंस जो कि कंज्यूम्ड, इसको कहते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे ही है ना। तो एक्सपेंस कितना हो गया, बैलेंसिंग निकालो तो 45। तो जितना खरीदा सारा एक्सपेंस नहीं करना था, होता था हमने, हम कहते थे ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट करो, हाँ जो इस्तेमाल हो गया, कंज्यूम हो गया, वो एक्सपेंस है, ठीक है ना। जो चीज़ें बेचने के लिए लाते हैं, अब तो हम इन्वेंट्री का लेजर भी बनाना आता है, वो भी बना के देखते हैं, इन्वेंट्री का लेजर। जो चीज़ें बेचने के लिए लाते हैं, लेट से हमारे पास स्टार्ट ऑफ द पीरियड पड़ी थी 55 रुपए की चीज़ें, हमने मजीद खरीदी कैश पर या क्रेडिट पर 150 की, और क्लोजिंग स्टॉक जब काउंट किया, या कॉस्ट ऑफ सेल भी साथ साथ होती है, मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक लेट से हमारा आ रहा है जी 45 रुपए का, तो कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकलती थी, कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग कितना। तो हम क्या कहते थे जी, हम कहते थे जी ये चीज़ें बिकी हैं, उनकी कॉस्ट है, तो जो बेचने के लिए लाएं उसका एक्सपेंस होता है, उस लेजर में से एक्सपेंस क्या निकल रहा होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन जो इस्तेमाल करने के लिए इन्वेंट्री लाते थे उसमें से एक्सपेंस क्या निकलता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कंज्यूम्ड एक्सपेंस की फिगर, ठीक है। ये स्टेशनरी एक्सपेंस है, इसी को ऑफिस सप्लाईज का नाम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, कैश फ्लो के टॉपिक में जाएंगे ना, ऑफिस सप्लाईज या एनपीओ के टॉपिक में, तो ये एडजस्टमेंट इसी तरह से आएगी। तो ऑफिस सप्लाईज या किसी जैसे मिसाल के तौर पे कोई जो है वो आपका कोई क्लब है, जैसे एनपीओ के टॉपिक में जाएंगे तो उनके पास क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या होती है उनके पास, जैसे किसी कॉलेज के पास स्टेशनरी पड़ी है, ऐसे ही किसी क्लब के पास उनके मेंबर्स की उसको सर्व करने के लिए क्रॉकरी पड़ी होती है, ऐसे ही स्टेशनरी है, ऐसे ही ऑफिस सप्लाईज हैं, ऐसे ही सेम है, ठीक है ना, सेम है। चलें क्रॉकरी जब आएगी देखेंगे। तो ऑफिस सप्लाईज या स्टेशनरी ये जो है ये आपको देगी फिगर कंज्यूम्ड की, यानी पीएनएल में क्या जाना होता है, पीएनएल में क्या जाता है, कंज्यूम्ड, और क्लोजिंग कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में। अच्छा, अब ये बात आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, और इसको मैं बताना नहीं चाह रहा, जरूरत नहीं है, वैसे बता भी दिया, ये आपको पता है। ये क्या है जी, स्टेशनरी। कॉलेज वालों के पास स्टेशनरी स्टॉक पड़ा है, जितनी स्टेशनरी वो इस्तेमाल कर लेते हैं इस पीरियड में, किसी पीरियड में, ये इनकी क्या बन जाएगी, कंजम्पशन, इनका एक्सपेंस, ठीक है। ऐसे ही बड़ी बड़ी मिलों में, फैक्ट्रियों में स्टोर होता है, स्टोर क्या चीज होती है जी, स्टोर, उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स पड़े होते हैं, स्टोर एंड स्पेयर्स कहते हैं उनको, स्पेयर पार्ट्स होते हैं। यानी अब मिसाल के तौर पे मांगा मंडी के पास अगर एक मिल लगी हुई है और उसमें एक नट खराब हो जाए तो वो मिल बंद हो जाएगी उससे भी, मिसाल के तौर पे, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा इंटेग्रल पार्ट है, नट बोल्ट भी हैं, तो खराब हो जाएगी या परफॉर्म सही नहीं करेगी या बड़े खतरे की तरफ चल पड़ेगी। तो ये नहीं कि वो मिल बंद करके तो भागे भागे वो मार्केट में जाएंगे और जाके वो नट बोल्ट खरीद के ला के उसको रिपेयर करेंगे। तो जो कंज्यूमेबल टाइप आइटम्स होते हैं ना, ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स या स्टोर के आइटम्स होते हैं, मोटरें रखी होती हैं उन लोगों ने
जैसे प्लांट के अंदर बहुत सारी मोटरें हैं तो उन्होंने 2-4 मोटर स्पेयर रखी हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स हैं, कोई नट हैं, कोई बोल्ट हैं, कोई वॉशर्स हैं, कोई रबर के, कोई जो है वो कोई भी चीज़ें हैं ढेर सारी, वो पूरा स्टोर उनका भरा होता है। जितनी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं फैक्ट्री के अंदर अपनी मिलों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, उनको कहते हैं कंज्यूमेबल्स, या यूं भी कहते हैं स्पेयर पार्ट्स या स्टोर्स। नॉर्मली उनका नाम क्या है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स। हो जा मेरे चांद, नॉर्मली उनका नाम क्या होता है जी? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है ना। अब जैसे कॉलेज वालों के लिए स्टेशनरी, वैसे ही फैक्ट्री वालों के लिए स्टोर एंड स्पेयर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टोर्स एंड, क्या नाम लिखा होता है सवाल? चलो छोड़ सवाल दफा करो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब इसका भी सेम वही, हम ना एक बार चीज सीखते हैं, हमारी आदत है, उसके बाद ज्यादा नहीं सीखा करते, हम सुस्त लोग हैं, आपको पता है। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टार्ट ऑफ द पीरियड पड़े हुए थे स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स अमाउंटिंग टू 35 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर मैंने उधार पर या कैश पर मजीद कुछ खरीदे तो उसकी एंट्री हो गई स्टोर स्पेयर डेबिट और कैश या क्रेडिट। लेट से ये 155 के खरीदे, और पीरियड के दौरान जो यूज होते रहते हैं उनको कहते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम। वो बल्कि आपने तो इंट्रो के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है, मैं भूल ही गया, इतनी देर से मैं खप रहा हूं। इंट्रो के अंदर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आप लोगों ने ऐसे नहीं देखा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, और एफओएच के अंदर जाके आपने इनडायरेक्ट, एफओएच के अंदर आते थे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर और क्या आता था? स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड, ये आता तो था। तो ये क्या होता है? फैक्ट्री का खर्चा। लेकिन कौन सा? जैसे यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट होती है, परचेज नहीं होती ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट के साथ, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे स्टोर स्पेयर परचेज कभी भी एक्सपेंस नहीं होते बल्कि कंज्यूम्ड होते हैं। चलो छोड़ो, ये भी इररिलेवेंट बात थी, मैं तो इसी से समझाऊंगा आपको। मैं तो ये समझूंगा कि आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा चलो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको जरा रेफर कर दूं, जरा और फ्रेश होकर बैठेंगे। हाँ ये हमें पता है, ओके। तो कॉलेज वालों के लिए जैसे स्टेशनरी फैक्ट्रियों के अंदर, वैसे ही स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर क्लोजिंग में मिसाल के तौर पे मेरे पास 52 रुपए का स्टॉक अभी भी स्टोर स्पेयर में पड़ा ही, मैं सारी अज्यूम फिगर ले रहा हूं, तो मुझे बताओ कंज्यूम्ड की फिगर क्या होगी? जो एक्सपेंस बनेगी पीएनएल में, मतलब पीएनएल में जाती है वो कॉस्ट ऑफ सेल के जरिए, और कॉस्ट ऑफ सेल आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बनाएंगे फैक्ट्री का, और उसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर एफओएच के अंदर पड़ी होती है, पहुंच जाती है। एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल भी तो एक्सपेंस ही है, ठीक है जी। कितना? तो ये बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग इधर लिखें जैसे ऊपर लिखा था ना, बैलेंसिंग निकला। ये क्या है जी? स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड। और ये स्टोर स्पेयर्स जो कंज्यूम्ड हैं ये अल्टीमेटली पीएनएल का पार्ट बनने होते हैं, ठीक है ना, बैलेंस शीट में तो नहीं जाते ना। और बोलो कंज्यूम्ड। वो जो मैंने इन्वेंट्री का लेजर बनाया था उसमें कॉस्ट ऑफ सेल निकला था बैलेंसिंग, वो भी कहां जाता है? पीएनएल में। कॉस्ट ऑफ सेल भी पीएनएल में। स्टेशनरी एक्सपेंस, फैक्ट्री में भी स्टेशनरी का स्टॉक हो सकता है, फैक्ट्री के हेड ऑफिस में या मिल के ऊपर स्टेशनरी भी तो इस्तेमाल करते हैं, तो उनका स्टेशनरी का लेजर ऐसे बनेगा और उनका स्टोर स्पेयर का ऐसे बन जाएगा। कितना आता है? 138, ठीक है ना जी। तो अब ये जो 138 है ये कहां जाएगा? क्योंकि ये कंज्यूम्ड है तो ये पीएनएल में जाएगा, और ये क्लोजिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट। ये बात समझ आती है? और बोलो, इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे इस एक्सपेंस की एंट्री करनी है तो एंट्री कुछ ऐसी बनेगी, स्टोर एंड एस लिख दूं, एस एक्सपेंस, स्टोर एंड स्पेयर एक्सपेंस या कंज्यूम्ड, ठीक है। स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम्ड एक एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, जब कंज्यूम हो जाता है वो एक्सपेंस है। तो एस एक्सपेंस जरा शॉर्ट लिख लिया मैंने, डेबिट, और स्टोर्स एस अकाउंट क्रेडिट, एस स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना जी। और ठीक है 138 ये एंट्री बनती है। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब मैं सवाल समझा रहा हूं वैसे बातों बातों में, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ये एंट्री करते हैं बेसिकली, क्लोजिंग मैंने बैलेंसिंग निकाला ना, लेकिन वो क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल रहे, वो इस तरह से चल रहे होते हैं, ठीक है ना, क्यों चल रहा होता है काम, ठीक है। कि वो कहते हैं जी कि हमने वो कंजम्पशन नोट कर ली, उन्होंने कहा जी हमने इस साल पूरे साल में 138 रुपए का स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम कर लिए, तो उसकी एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में और स्टोर एंड स्पेयर अकाउंट क्रेडिट।
ये हमारा स्टोर यूज़ हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा क्लोजिंग बैलेंसिंग में ये ऐसे एंट्री अगर करें ना पहले, तो फिर ये बैलेंसिंग निकल आएगा। बात तो एक ही है, मैंने ज़रा कैश फ्लो की तैयारी थोड़ी सी करानी शुरू कर दी थी इत्तेफाक से, वहाँ पे बैलेंसिंग क्लोजिंग